In only 50 years of its independence, Bangladesh has been a massive success. It is one of the fastest growing economies in the world with an enormous pool of young talent and is going to be the 9th largest consumer market by 2030. A few moments later. Bangladesh's economic crisis is running through some serious rough weather. People are now out on the streets in Bangladesh. Bangladeshi government offices will cut back office and school hours in a bid to save energy as the country is struggling with massive fuel crisis. साल 1971 ईस्ट पाकिस्तान अपने मातृभाषा बांग्ला के लिए लड़ते हुए बांग्लादेश के नाम पे एक नया देश बना दिया। आज पूरी दुनिया बांग्लादेश की इसी सेक्रीफाइस को याद करते हुए 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के हिसाब से सेलिब्रेट करता है। जस्ट आफ्टर बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेड दैट बांग्लादेश इज द बास्केट ऑफ केस। जब नाउम्मीदी उम्मीद बन जाए तब बास्केट केस का एग्जाम्पल दिया जाता है, यानी कि उस देश का कुछ नहीं हो सकता। 1971 में पाकिस्तान वाज 70% रिचर देन बांग्लादेश, लेकिन आज 50 साल बाद समय का खेल देखिए, बांग्लादेश 40% रिचर देन पाकिस्तान एंड फोरकास्ट है 2040 तक बांग्लादेश डेवलप्ड नेशन में शामिल हो जाएगा and turned Bangladesh into a $1 trillion economy by 2040. लेकिन आफ्टर COVID-19 and Ukraine war, all are not good for Bangladesh economy. Maybe a emerging economic crisis is waiting for Bangladesh. In this video, we are going to discuss about rise of Bangladesh economy and probable emerging crisis of Bangladesh. Also, we are going to discuss ground reality of Bangladesh per capita income with respect to India per capita income. Every country has its own economic journey. आइए जानते हैं what is the main reasons of Bangladesh economic rise. दुनिया के हर एक प्रांत में आपको एनजीओस मिलेगा। समटाइम्स यूनाइटेड नेशन को भी एनजीओ के तौर पे देखा जाता है, लेकिन बांग्लादेश में एनजीओस का इन्फ्लुएंस शायद बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। Because of the NGO movement, because of the awareness. Among of them, BRAC has its special value. BRAC is the world's biggest NGO right now. BRAC poverty, literacy and health improvement के लिए काम करता है। And till now, BRAC already reached approx 126 million people in all over the world. लेकिन मेरे हिसाब से ग्रामीण बैंक is the main force behind Bangladesh economic development. मोहम्मद यूसुफ, फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक, इनिशियली गाँव के गरीब से गरीब औरतों को ग्रुप में लोन देना स्टार्ट कर दिया। ग्रुप में लोन देने से लोन डिफॉल्ट होने का रिस्क मिनिमम होने लगा। स्लोली ग्रामीण बैंक पूरे बांग्लादेश में सक्सेसफुली रन करने लगा और इसी महान काम के लिए 2006 में मोहम्मद यूसुफ और ग्रामीण बैंक को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। Muhammad Taslima Begum to come forward to receive the gold medal and the diploma. दोस्तों, बहुत पहले से बांग्लादेश टेक्सटाइल एंड जूट इंडस्ट्री में वन ऑफ द लीडिंग पोजीशन पे रहता हुआ आया है, लेकिन 80s के दशक में बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री का असल मायने में ग्रोथ स्टार्ट शुरू हुआ है। टुडे आरएमजी यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश का कुल एक्सपोर्ट का 85% शेयर करता है। यूएसए एंड जर्मनी इज द बिगेस्ट बायर ऑफ बांग्लादेश गारमेंट एंड कलेक्टिवली यूरोप। रेमिटेंस यानी माइग्रेंट वर्कर जो पैसा अपने होम कंट्री पे भेजता है उसको रेमिटेंस कहा जाता है। बांग्लादेश का रेमिटेंस टोटल जीडीपी का 7% शेयर करता है। बांग्लादेश रेमिटेंस रिसीव करने में 2017 में 7th पोजीशन में था इन द वर्ल्ड एंड 3rd पोजीशन पे था साउथ एशिया में। आई थिंक टिल 21 बांग्लादेश इकोनॉमिक ग्रोथ एज पर एक्सपेक्टेशन चल रहा था, लेकिन आफ्टर कोविड-19 एंड यूक्रेन वार बांग्लादेश इकोनॉमी में एक प्रोबेबल क्राइसिस इमर्ज होने लगा है। आइए जानते हैं रियलिटी क्या है। यूं तो यूक्रेन रशिया वार क्राइसिस से पूरी दुनिया गो थ्रू कर रहा था, लेकिन स्मॉलर इकोनॉमी लाइक बांग्लादेश वाज स्ट्रगलिंग लिटिल मोर। ड्यूरिंग यूक्रेन वार सिर्फ 6 महीनों में बांग्लादेश फॉरेन रिजर्व वाज ड्रॉप्ड 39 to 32 बिलियन यूएसडी।
एंड इनमें से 8.5 बिलियन USD श्रीलंका एंड मालदीव को एज लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद बांग्लादेश के पास सिर्फ 24 बिलियन USD रहेगा एज फॉरेन रिजर्व। इससे बांग्लादेश का इंपोर्ट इन्फ्लुएंस होगा एंड बिकॉज ऑफ बांग्लादेश इज इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, इवेंचुअली बांग्लादेश का एक्सपोर्ट भी रिड्यूस होगा एंड सिंपली एक्सपोर्ट रिड्यूस इज नॉट गुड फॉर हेल्दी इकोनॉमी। According to World Economic Forum, Bangladesh has 10 million migrant workers. 2019 में टोटल रेमिटेंस था 18 बिलियन USD, लेकिन 2020 में 25% डाउन होकर 14 बिलियन USD तक ड्रॉप हो गया। बांग्लादेश इकोनॉमी में रेमिटेंस का एक इम्पोर्टेंट रोल था, बट सडनली 25% रेमिटेंस ड्रॉप हो जाना बांग्लादेश इकोनॉमिक ग्रोथ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने लगा। वारेन बफेट का कहना है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सिंपली आपका इकोनॉमी डाइवर्स होना चाहिए। लेकिन बांग्लादेश फ्यूल इंपोर्ट एंड गारमेंट एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा महीने में डिपेंड है एंड आई थिंक दिस इज द मेन रीजन ऑफ इमर्जिंग क्राइसिस ऑफ बांग्लादेश इकोनॉमी। आफ्टर यूक्रेन एंड रशिया वार fuel price हाई होने लगा, so Bangladesh was spending more dollars to import fuel to match the energy requirement of the country. Already Dhaka facing shortage of electricity and it will long last till 2026. यूक्रेन वार सिर्फ हम लोगों के लिए इशू नहीं था, यूएसए एंड यूरोप में भी इसका असर दिखने लगा था। इन्फ्लेशन हाई होने लगा। इवेंचुअली पीपल ऑफ यूएसए एंड यूरोप लॉस्ट देयर परचेसिंग एबिलिटी एंड दे ऑल्सो रिड्यूस देयर इंपोर्ट फ्रॉम अदर नेशंस। फाइनली बांग्लादेश गारमेंट का मेन मार्केट यूरोप एंड यूएसए बांग्लादेश से लेस अमाउंट गारमेंट इंपोर्ट करने लगा। इवेंचुअली बांग्लादेश अर्निंग लेस एंड स्पेंड मोर मनी एंड बॉलीवुड के लैंग्वेज में आमदनी अठानी खर्चा रुपया। आज बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, सो एलडीसी के लिए बांग्लादेश आर गेटिंग टैरिफ फ्री एंड कोटा फ्री ट्रेड, यानी बांग्लादेश को यूरोप और यूएसए और एनी डेवलप्ड कंट्री में कोई भी ड्यूटी देना नहीं पड़ रहा है और एक्सपोर्ट का अपर लिमिट नहीं है। लेकिन 2026 में बांग्लादेश एलडीसी स्टेटस से ग्रेजुएट करके डेवलपिंग नेशन में जा रहा है। सो बांग्लादेश को गरीब नेशन होने का जो भी फायदा मिल रहा था वो 2026 तक खत्म हो जाएगा एंड बांग्लादेश एक्सपोर्ट टू यूरोप विल रिड्यूस टू 7.4% फ्रॉम 26%. Eventually, Bangladesh will lose 14% of its export और 5.73 बिलियन USD। इसके बाद 2026 में बांग्लादेश को ड्यू लोन्स का रिपेमेंट भी करना है। सो 2026 में बांग्लादेश का एलडीसी स्टेटस खो जाना एंड ड्यू लोन रिपेमेंट, ये दोनों मिलकर बांग्लादेश इकोनॉमिक ग्रोथ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेगा। इन शॉर्ट, बांग्लादेश का सिचुएशन पाकिस्तान या फिर श्रीलंका जैसा बैड नहीं है, लेकिन 2020 या 21 तक जिस तरह से ग्रोथ हो रहा था वो ग्रोथ में अभी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा है और यही प्रॉब्लम अपकमिंग टाइम में इमर्जिंग क्राइसिस का रूप लेने का अंदाजा है। इसी अपकमिंग क्राइसिस को बांग्लादेश गवर्नमेंट काउंटर करने के लिए IMF से 4.5 बिलियन USD लोन लेने जा रहा है। With due respect to Bangladesh people, I believe India and Bangladesh का इकोनॉमिक कंपैरिजन करना एज ए इंडियन कोई प्राइड का बात नहीं है, क्योंकि इंडिया 5th इकोनॉमी है एंड बांग्लादेश लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री में आता है। लेकिन फिर भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा हो गया था। एज ऑफ नाउ इंडिया का पर कैपिटा इनकम एज पर विकिपीडिया थोड़ा बहुत ज्यादा है। बैक टू द मेन टॉपिक, आप अगर 10 स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो 10 में से 10 को आप बेटर स्टूडेंट बना सकते हो, लेकिन अगर आप 100 स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि 100 में से 100 को आप बेटर स्टूडेंट बना सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा पर कैपिटा इनकम मेंटेन करना उतना टफ होगा। जैसे कि कतर का पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है रिस्पेक्ट टू अमेरिका। फिर भी हम यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ बांग्लादेश इज इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, सो इंटरनेशनल मार्केट का इन्फ्लुएंस डायरेक्टली बांग्लादेश के ऊपर पड़ेगा एंड अभी पड़ रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट के ऊपर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस उतना ज्यादा नहीं है। सो इंटरनेशनल क्राइसिस के टाइम इंडिया में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश और एनी अदर नेशन। एंड इंडिया का इन्फ्लेमेशन से बांग्लादेश का इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हाई है। इन जनरली ऑलमोस्ट ऑल गुड्स और
ओवरऑल प्रोडक्ट में बांग्लादेश का प्राइस थोड़ा बहुत हाई है आफ्टर एक्सचेंज द करेंसी ऑल्सो। इन शॉर्ट इंडिया और कोलकाता से बांग्लादेश और ढाका में लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कॉस्टली है, यानी कि सेम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बांग्लादेश या ढाका में आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू इंडिया और कोलकाता। सो इवेंचुअली परचेसिंग पावर बांग्लादेशी सिटीजन का इंडियन सिटीजन से थोड़ा बहुत लेस रहेगा। सो इफेक्टिवली इंडियन सिटीजन आर इन लिटिल मोर बेटर कंडीशन दो बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम इज मोर और इक्वल टू इंडिया। एंड कंपैरिजन करके मेरा ये मकसद नहीं था कि किसी को छोटा या बड़ा दिखाऊं। इन रियलिटी पर कैपिटा इनकम का डिफरेंस दोनों देशों में क्या है ये आपको बताने के लिए ही मैंने कंपैरिजन किया था। सो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है प्लीज कमेंट में। जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड स्पेशली डू कमेंट। थैंक यू।